So no audios, no videos. प्लेन उड़ाने के लिए थे यार। प्लेन उड़ाने के लिए थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैंने कोशिश की कि इस सेटिंग में टाइम लग जाए, थोड़ा आने में टाइम लग जाए, फिर भी टाइम गुजरता ही नहीं है। ये क्लास जो है ना वो ब्रेकें लगा लगा के चल रही होती है। अवाम के चेहरे पे मायूसी, वो सोच रहे थे शायद 1 बजे के बाद क्लास शुरू हो सके। सही बात है। ये क्लास जो है ना, एक भाई ने घबरा के कहा सर आप टाइम ही कम कर दें क्लास का, ये जो हमें इतनी डेली अजियत दी हुई है। ये असल में 1.25 घंटे रखा इसलिए था कि ये दोनों कनेक्टेड क्लासेस थी। अदरवाइज लॉ जो है वो 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये रखा ही इसलिए था कि वो पिछली वाली क्लास खत्म होगी, नीचे बच्चे जाएंगे, दूसरे बच्चे आएंगे, प्रॉब्लम्स होगी, डिवाइस चेंज होगी, क्योंकि पीछे लाइन से 3 क्लासें एक ही उस पर चल रही होती है ना लाइसेंस पे, तो बड़ा फौरन फौरन हो रहा होता है काम। इस वक्त डिवाइस भी चेंज होनी है, लाइसेंस भी चेंज होना है, बाकी सारी चीजें भी चेंज होनी होती हैं। तो थोड़ा सा उसका मार्जिन रखा था, थोड़ा सा मार्जिन नीचे वाले बच्चों का रखा था कि एंड पे 5 मिनट उनके पास जाके उनके सवाल भी सुन लिया करेंगे। अब वो बच्चे भी ऊपर आ गए, तो अब हमें पढ़ने के लिए खूबसूरत टाइम मिल जाता है। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं रीकैप पे जरा ज्यादा बात कर लेता हूँ, सवाल जवाब पे ज्यादा टाइम लगाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम तो मिल ही जाता है। और बेचारा थोड़ा सा ही सिलेबस है, तो वो थोड़े से टाइम में वो जो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं उससे भी हमारी कुछ ना कुछ चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। खैर, मैं एक रीकैप देने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा हमने रेसिप्रोकल प्रोमिस से कहानी शुरू की थी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, यानी एक बंदे ने जो जिम्मेदारी दी है, दूसरे ने जिम्मेदारी दी है, दोनों अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। नॉर्मली एक एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एग्रीमेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का सेट होता है जिसमें दोनों तरफ से एक एक प्रॉमिस होता है। एक बंदे ने गुड्स या सर्विसेज देनी होती हैं और दूसरे बंदे ने नॉर्मली पैसे देने होते हैं। नॉर्मली, इसके अलावा भी हो सकता है गुड्स के बदले गुड्स हो। कहने का मतलब है कि फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस है, एक बंदे का प्रॉमिस, दूसरे बंदे का प्रॉमिस। ऑनलाइन के यूजर्स, आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें क्लियर हैं? क्योंकि हमारे पास सिस्टम में आवाज आ रही थी तो मैंने अजम्पशन ले ली, लेकिन फिर भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, जबरदस्त। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। फिर छोटी छोटी सी इसमें चीजें हमने डिस्कस करनी थी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हमने कहा प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म्स द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, यानी कि मेरे लिए कंसिडरेशन है वो पैसे दे, उसके लिए कंसिडरेशन है कि उसको ऑरेंजेस मिले। तो ये जो प्रॉमिस एक बंदा दूसरे से कर रहा है किसी कंसिडरेशन के लिए, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं। इसके रूल हमने देखे। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, अगर तो दोनों ने इकट्ठे परफॉर्म करना है तो जब तक दूसरा बंदा तैयार नहीं है आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये बात हमने पढ़ी थी पहले वाले पॉइंट में। फिर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, हमने कहा अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइंड है, ऑर्डर मतलब क्या था? तरतीब। अगर तरतीब डिफाइंड है तो जिसने पहले करना है वो पहले करे और जिसने बाद में करना है वो बाद में परफॉर्म करे। और अगर कोई तरतीब डिफाइंड नहीं है तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली कैसे परफॉर्म होता है, नॉर्मली पहले कौन करता है और नॉर्मली बाद में कौन करता है, फिर हम उसको देखेंगे जो उसकी नेचर है या उसका सीक्वेंस है। तो नॉर्मली उसमें हमें हर दफा पता होता है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर ये मामला होता है कि बंदा पहले एक काम करता है फिर दूसरा बंदा काम करता है। तीसरा, प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, एक पार्टी ने दूसरे को अपने हिस्से का प्रॉमिस अदा करने से रोक दिया। वो परफॉर्म करना चाहता था, इसने उसको रोक दिया। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी सो प्रिवेंटेड, जिसको रोका है उसके पास ऑप्शन आ गई। चाहे तो नाराज होकर कहे बस अब मैं परफॉर्म नहीं करता, अब कहानी अदालत में जाएगी। और हो सकता है कि वो एक दफा पूछे कि भाई क्या मसला है और उसके बाद दोबारा परफॉर्म कर दे। He is entitled to compensation from other party for any loss which he may sustain in consequence of non-performance of the contract। अगला ऑरेंजेस खरीद के दरवाजे तक आ गया था, दरवाजा खटखटाता रहा और उसने कहा नहीं भाई इस वक्त मेरे सोने का टाइम है। उसने कहा भाई दिन के 3 बज रहे हैं, 3 बजे कौन सोता है, ऑफिशियल टाइम है, तुम्हारी दी गई ऑफिशियल प्लेस है, तुम्हारे दिए हुए टाइम पे मैं पहुंचा हूँ। याद है वो रूल्स? अगर उस सबको फॉलो करते हुए ये पहुंचा है तो वाजिब है दूसरे बंदे पे एक्सेप्ट करना। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये नाराज होकर चला जाए और अब इसने ऑरेंजेस अगर खरीद लिए थे और वापस बेचने पड़े या खराब हो गए या कुछ भी हुआ तो कौन नुकसान भरेगा? जिसने से रोका था।
इस हरकत को जिसमें एक बंदा परफॉर्म करने की कोशिश करता है और परफॉर्म नहीं कर पाता दूसरे की वजह से, उसको हमने क्या नाम दिया था? एक क्यूट सा नाम जी, प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस। मैंने कल बाय द वे कह दिया था कि इसको हम फलाना भी कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, और इधर से भी एक भाई ने बोला टेंडर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। और ये कहते हुए मेरे चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट आ चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि अगले चैप्टर की भी हमने थोड़ी सी बातें पढ़ना शुरू करती। अगला चैप्टर शुरू ही टेंडर से होता है, खैर वो बात की बात है। प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस हमने देखा, फिर आगे गए थे नॉन परफॉर्मेंस इन डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। डिपेंडेंट, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वो करेगा तो मैं करूंगा, और अगर वो ही नहीं कर रहा तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये इंतहाई कॉमन सेंस वाले रूल्स हैं जिनको इन्होंने कवानीन बना के पेश किया। ये वैसे ही जैसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में था ना, कि अगर वादा है कि आएगा तो फिर होगा, तो कब होगा? जब आएगा। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि अगर डिपेंडेंट है तो जब वो डिपेंडेंट में दूसरा परफॉर्म करेगा तो फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आप परफॉर्म करेंगे, और जब तक वो परफॉर्म नहीं करता आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। फिर लीगल और इलीगल थिंग्स, दो चीजें, दो प्रॉमिस हैं, पहला लीगल फिर दूसरा इलीगल। अगर दोनों अलग अलग हो सकते हैं तो लीगल वाला वैलिड है और इलीगल वाला वॉइड। और अगर इतने मिक्स हो कि हम अलग अलग ना कर सकें तो फिर पूरा वॉइड है। याद है, कंसिडरेशन का कोई पार्ट, कोई हिस्सा अगर इलीगल हो तो वो पूरा वॉइड हो जाता है। चैप्टर 3 में बिल्कुल एंड पे हमने बातें पढ़ी थी। फिर अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो, एक लीगल है एक इलीगल, तो फिर क्या होगा? लीगल वाला वैलिड होगा, इलीगल वाला फारिग हो जाएगा। ये बात हम लोगों ने की थी। फिर हम पहुंचे थे टाइम पे। हमने कहा था कभी कभी टाइम एसेंशियल पार्ट होता है, पार्टीज या तो तय कर लेती हैं या कॉन्ट्रैक्ट की नोयत ऐसी होती है कि जहां टाइम बहुत जरूरी एलिमेंट है। अब पार्टीज ने तो आपस में तय नहीं किया कि टाइम एसेंशियल है या नहीं है, लेकिन एक बंदे ने साल में वो एक कॉन्सर्ट कराता है जिसमें पूरे पाकिस्तान से ऑडियंस आती है और वो पूरे पाकिस्तान के बेहतरीन सिंगर्स को बुलाता है, और जिस मेन सिंगर को उसने बुलाना था वो सिंगर टाइम पे नहीं पहुंच सका परफॉर्मेंस देने। अब चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था या नहीं लिखा था, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन से साफ नजर आ रहा है कि यहाँ टाइम एसेंस है। अब वो अगले दिन आए कि अच्छा चलो उस दिन पिछले दिन मैं जरा मसरूफ हो गया था, चलो आज गाना गा लेता हूँ, तो वो तो गलत हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आप जो है वो सेमीफाइनल वाले दिन नहीं, उससे अगले दिन पहुंच जाए ग्राउंड पे कि नहीं जी सोचा जरा आज हम ज्यादा फॉर्म में तो आज आ जाए। तो कहें या ना कहें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद टाइम एसेंस होते हैं। तो टाइम एसेंशियल है या नहीं, या तो ये सामने या कहीं ना कहीं सिचुएशन से एक्सप्लेन होना चाहिए कि टाइम एसेंशियल है। अब अगर टाइम एसेंशियल है और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो उस बंदे के पास वॉइडेबल ऑप्शन आ जाएगा। जो मजलूम है वो चाहे तो इस वक्त कह दे बस खत्म कहानी और डैमेजेस मांग ले, या हो सकता है वो कहे थोड़ा बहुत जुर्माना करता हूं और बाद में परफॉर्मेंस दे दो। और अगर टाइम एसेंशियल ना हो तो ये वॉइडेबल ऑप्शन नहीं मिलनी, परफॉर्म नहीं हुआ, डैमेजेस वगैरह की तरफ जो है वो हल्का फुल्का जो उसको नुकसान हुआ है लेट परफॉर्मेंस से, वो लेट परफॉर्मेंस होने में जो नुकसान है बस उसको मिल जाएगा, लेकिन उसको वॉइड करने का इख्तियार उसके पास नहीं होगा। हाँ, लेट होने से जो हल्का फुल्का कोई नुकसान पड़ा है इस बंदे को, जाहिर है उतना तो उसका हक है कि उसको वो नुकसान पूरा होके मिले। डन। अब मुझे बताइए आप लोगों के क्या सवाल हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस में या टाइम एसेंस में? फिजिकल हाजरीन या फिजिकल सवाल? वो जिस तरह आपने कॉन्सर्ट वाली एग्जांपल दिया, ठीक है, सपोज वो 2-3 दिन का कॉन्सर्ट था, 2-3 दिन की परफॉर्मेंस, ठीक है, पहले दिन वो सिंगर नहीं आया तो जो सारी टिकट्स उसने रिफंड की तो वो सारी की सारी हाँ। सिंगर को रिफंड। सवाल ये है कि देखें अगर टाइम एसेंस नहीं था, 2-3 दिन कॉन्सर्ट चलना था और इसने जो है वो पहले दिन आना था लेकिन ये पहले दिन नहीं आ सका, और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से बहुत ही को नुकसान हो गया हो, अगले 2 दिन में से किसी भी दिन आ जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन उस बंदे के एंड ना पहुंचने पे जो लोग नाराज होके और उन्होंने कहा जी फलाना वाला बंदा तो आया नहीं गाना गाने, हमारा रिफंड दिया जाए, तो अगर उस थिएटर वालों को कोई नुकसान हुआ है उस बंदे के ना आने की वजह से तो उसकी डिलेड परफॉर्मेंस तो एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, लेकिन जो उस दौरान नुकसान हुआ है वो नुकसान फिर उस सिंगर से लिया जाए। जी फिजिकल हाजरीन, फिजिकल सवाल, ये सवाल आपको बचाते हैं आगे पढ़ने से। जी थर्ड पार्टी है ये आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट इम्पोज इट अगेंस्ट प्रोमिस। ठीक है भाई, थोड़ा सा पीछे चले गए,
कल भी सवाल हुआ था। सवाल ये है कि वो इसको एनफोर्स थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकता। प्रोमिसर ने प्रोमिसी के साथ मिलकर तय किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पर्सन परफॉर्म करेगा, दोनों ने एग्री कर लिया। अब थर्ड पर्सन ही वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा अगर थर्ड पार्टी ने भी उसको एग्री कर लिया। तो अब जब इसने तय कर लिया था कि मुझे वो बंदा आके परफॉर्मेंस देगा, तो आप इसको कंपेल नहीं कर सकते कि तुम मुझे परफॉर्मेंस दो। आप थर्ड पर्सन से ही कहेंगे कि भाई तुमने परफॉर्मेंस देनी थी, परफॉर्मेंस दी जाए। तो अगर थर्ड पार्टी का अरेंजमेंट हो गया बीच में और पार्टीज दोनों तैयार हैं, तब ऐसे में इट इज थर्ड पार्टी जिसको मजबूर किया जाएगा परफॉर्मेंस के लिए, ना कि फर्स्ट या सेकंड पार्टी। बात समझ आई जी? रेसिप्रोकल प्रॉमिस और टाइम एसेंस। नोटिस टू प्रोमिसर ऑफ सच इंटेंशन। जी, असल में हम ये कह रहे हैं कि ही कैन आल्सो एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, ओके, but then promisee cannot claim compensation for any loss due to non-performance of promise at the time agreed। वो अगर ओके कर देता है तो वो कंपनसेशन लेने का हकदार नहीं है, अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसने अपनी इंटेंशन का इजहार किया था। याद हमने कहा था कि या तो कहें कि नहीं खत्म हो गई कहानी, मुझे डैमेजेस दो, या उसे कहें चलो तुम लेट परफॉर्म कर दो लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जुर्माना करूंगा। तो अगर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वो नोटिस दे देता है, वो कहता है जी मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी इस गलती पे तुम्हें थोड़ी सी सजा जरूर मिले, और वो दूसरा बंदा मान जाता है, तो फिर वो उतना थोड़ा बहुत डैमेज उससे क्लेम कर सकता है जितना उसने आपस में तय कर लिया। दोबारा पढ़ते हैं जुमला। ही कैन ऑल्सो एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, वो चाहे तो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकता है, बट देन लेकिन तब प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, फिर वो कंपनसेशन नहीं ले सकेगा लेट होने की वजह से, सिवाय वहां जब एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसने नोटिस दिया था कि नहीं जी मेरा इरादा है तुमसे थोड़ा सा जुर्माना लेने का। तो अगर उसने शुरू में उस वक्त एक्सेप्टेंस के वक्त कह दिया देखो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा जुर्माना देना पड़ेगा, तो ठीक है। और अगर उसने खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया बगैर कुछ बताए, तो अब वो कंपनसेशन नहीं मांगेगा। अगर वो सिंगर को देख के आपने कहा यार क्या हुआ था, अच्छा चलो बस कल आ जाना, और अगले दिन वो आ जाए और आपने उसके साथ कुछ नहीं तय किया कि मैं पिछले दिन का तुमसे हल्का फुल्का जुर्माना लूंगा, तो अब वो आप जुर्माना नहीं ले सकते, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आपने अपनी इंटेंशन नहीं बताई थी कि मैं तुम्हें जुर्माना करूंगा। तो सिंपल सा रूल है, या तो सिरे से इनकार कर दें, फिर तो आपको पूरा का पूरा कंपनसेशन मिलेगा। और अगर आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आ तो गया है ना, ऑरेंजेस अगले दिन आ गए, आने चाहिए थे उस दिन नहीं आए, मेरा 20 रुपए का नुकसान हो गया, चलो यार तुम 20 रुपया दे दो अगले दिन परफॉर्म कर दो, कोई मसला नहीं, तो वो अगले दिन भी परफॉर्म कर सकता है अगर ये इंटेंशन हो कि जुर्माना लेना है। और अगर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं बताई और उसने कहा चलो कोई बात नहीं आज नहीं कल सही, तो फिर जुर्माना भी नहीं मिलना। और दूसरी तरफ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान जरूर क्लेम कर सकते हैं। जी, फिजिकल हाजरीन के फिजिकल सवाल, रेसिप्रोकल प्रॉमिस और टाइम, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझ आ रहा है? इस चैप्टर में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस और ये जो म्यूचुअल जो मामला था जिसमें जॉइंट प्रॉमिसेस थे, सबसे ज्यादा सवाल वहीं से है, और वो हैं दोनों आसान मजेदार एरियाज, अल्लाह करे। टाइम एसेंस में कोई सवाल? गुज़िश्ता लेक्चर में कोई सवाल? अगर वो लेट आता है उसको कह देता है कि कल दे दे, तो वो कल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इन राइटिंग हो रहा होता है कि जी बिल्कुल। अगेन ये सब ऐसे तरीके से हो रहा होता है कि बाद में अदालत में साबित हो सके। अगर आपने उसे कहा ना कि अब अगले दिन परफॉर्म कर देना, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा वो कर दूंगा, तो आप ये देखिए उन्होंने कहा नोटिस दे अपनी इंटेंशन का। अब ये नोटिस जबानी भी हो सकता है, लेकिन इसमें गवाह मौजूद होने चाहिए, लिख के भी हो सकता है। हमारे सिलेबस ने ना एक जगह हमें ब्रेक लगा दी, उसने हमें ज्यादा नहीं बताया कि ये जो ये सारे मामलात हैं इनको अदालत में साबित करने के लिए आपको सबूत क्या क्या चाहिए। तो कॉमनली जो अभी तक हम अजम्पशन लेते आ रहे हैं वो अजम्पशन हम अभी भी लेंगे। उस वक्त हमारी अजम्पशन होती है कि जो बात हो रही है या लिख के हो रही है या गवाहों की मौजूदगी में हो रही है। तो अभी भी हमारी अजम्पशन ये है कि आपस में जो भी तय करेंगे वो ऐसे तय करें कि कल को अदालत में साबित कर सकें कि इस बंदे ने ऐसे किया था। एक सवाल जो हमसे कभी नहीं पूछा जा सकता वो ये है कि अदालत में झूठे को झूठा कैसे साबित करेंगे। अगर उसने झूठ बोल दिया और असल में ऐसा ना हुआ हो, ये सवाल हमसे नहीं आएगा, क्योंकि हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे लॉ को, हम लॉ को बता रहे हैं। हमसे ये पूछा जा सकता है कानून कहता क्या है, ये नहीं पूछा जा सकता कि इस सिचुएशन में तुम वकील बन के सोचो कि कितने गवाह साबित करेंगे या नहीं लिखा था तो फिर क्या मामला होगा। जी, गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड सामने ऑडियंस के सवाल। ऑनलाइन में हमारे पास 2 सवाल।
एक सवाल अभी भी आया, अल्टरनेटिव प्रॉमिस का डिफरेंस क्या है प्रॉमिस टू डू लीगल के साथ? जी, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग, इसमें ये है कि पहले एक लीगल काम हो रहा है और बाद में, यानी स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है एक लीगल प्रॉमिस पूरा हो गया, पूरा खत्म हो गया, फिर सेकंड स्टेप क्या है, एक इलीगल प्रॉमिस परफॉर्म। तो यहाँ 2 स्टेप्स हैं, जबकि दूसरी तरफ अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब है इन दो में से कोई एक चूज कर लो। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हारे साथ 2 तरह के प्रॉमिस कर सकता हूं, तुम बताओ इनमें से कौन सा वाला प्रॉमिस जो है वो मैं एग्जीक्यूट करूं। एक प्रॉमिस है कि मैं कत्ल करके दे सकता हूं तुम्हारे लिए, और एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे लिए ऑरेंजेस सप्लाई कर सकता हूं। अब इन दो में अल्टरनेट है, या ये या ये। तो ऐसे में जो इलीगल वाला है वो खुद ही फौत हो जाएगा, और यहाँ या की ऑप्शन ही खत्म हो जाएगी, और हम कहेंगे वादा ही एक है कि ऑरेंजेस सप्लाई होने। तो अल्टरनेट में 2 में से किसी एक को चूज करना है, और प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग में 2 हैं, पहले लीगल वाला, बाद में इलीगल वाला। सर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के आखिरी 2 पॉइंट, वाह, दोनों सवाल इकट्ठे हो गए, कमाल हो गया। सर बुक, ठीक है, मतलब मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इंतजामिया का अगर कोई बंदा मौजूद है, क्या आप मैसेजेस पे मौजूद हैं? आप मोबाइल से रिप्लाई कैसे कर देते हैं? अच्छा, नहीं ये पिछले दिन की बात हो रही है। नहीं, आपको मोबाइल पे ये वाले मैसेज कैसे आ रहे हैं? हाँ, तो आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह भी नहीं है? चलो मैं फिर इंतजामिया से फरमाइश करूंगा कि आपके पास एक लैपटॉप हो, ताकि कई दफा मेरा इधर ध्यान ज्यादा होता है, ये बेचारे जो है वो बोलते रह जाते हैं, आवाज नहीं आ रही, तस्वीर नहीं आ रही, तो वो फिर थोड़ा सा, क्योंकि आप मोबाइल पे ये वाले मैसेज नहीं आते, आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कोई लैपटॉप वगैरह वो हो तो उससे जरा साथ साथ, क्योंकि इनके कुछ सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, जवाब आपके पास भी नहीं है, लेकिन आप कम से कम थोड़ा सा हौसला दे सकते हैं। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते इधर देखता हूँ बुक सर, क्वेश्चन मार्क बुक, वो जो है ना, तो वो मेरे अपने कंट्रोल में नहीं है। मैं ज्यादा ज्यादा इनको किताब ला के दे सकता था, इनको वो कर दी। ज्यादा ज्यादा इनको ये हो सकता था जी, किताब के ऊपर जो है वो आपने हमारा बड़ा सारा लोगो लगाना है, हमने पीछे, मतलब किसी और किताब पे पीछे इतना बड़ा लोगो नहीं है जितना इसके पीछे लोगो, एड्रेसेस डाल दिए। ज्यादा से ज्यादा जो हम कर सकते थे वो ये था कि भाई इनको भरपूर तरीके से जो है वो कर दें। अब इसके बाद हमारे हाथ से गेम निकल गई है, अब इन्होंने किताबें भेजनी है। तो इंतजामिया, ठीक है जी, वो भाई ने वहां पे इंतजामिया को आइडेंटिफाई किया, इन्होंने बच्चे का मैसेज देखा, उस बच्चे को व्हाट्सएप में जाके जो है ना, जी सर R1 की नहीं मंगवानी, लेकिन लॉ की मंगवानी है। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है कि अगर एक बच्चे को, हम तो कह रहे हैं ना R1 आएगी तो लॉ जाएगी, तो जिसकी R1 नहीं आनी उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? ठीक है जी भाई, ये जो है वो इंतजामिया से एक दफा रब्ता करें। मैंने यकीन माने इन्हें बता भी दी है, किताब भी दे दी है, और उनको भरपूर ताकीद भी कर दी है। मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग पैसे जिसने देने होते हैं वो ज्यादा मोतबर होता है। मेरी बात सुन के कहते हैं हाँ हाँ सर बस बस हम फॉलो करने लगे, उन्हें भी पता है 4 दिन तक तो मैं पलट के पूछ नहीं सकूंगा उन्हें। तो आप लोग उन्हें कॉल करें, रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, उनसे कहें जी हमारा हक वो क्या है, वो साडा हक इत्थे रख। ठीक है जी सर, हमारे पास FR1 की बुक है और उसी की वजह से अब हमें बुक नहीं मिली। ठीक है, नहीं ये बात असल में ये बात भी अजीब सी है कि वो किताब आएगी तो ये किताब, लेकिन जाहिर है कॉलेज वालों ने, पहली बात एक जहन में रहे कि कॉलेज वालों ने बेचारों ने थोड़ा सा आउट ऑफ द वे फेवर देने की कोशिश की है। कॉलेजेस किताबें फ्री नहीं देते, और चलो सामने वालों को तो देना फिर आसान है, जो दूर बैठे हैं उनको तो कभी भी नहीं फ्री देते, क्योंकि रास्ते में डाकिए का मसला हो, फलाना मसला हो, फलाना मसला हो, बच्चे कॉलेज का सर खाते रहते हैं। तो यानी कहीं पे भी कोई भी बात होती है ना, मैंने देखा इंटरनेट पे एक जगह पे हो रहा था जी, फलाना कॉलेज की मैनेजमेंट अच्छी, फलाना की अच्छी, इस तरह से करके, तो स्कैन के बारे में उन्होंने कहा जी वो अच्छे तो हैं लेकिन किताबें टाइम पे नहीं भेजते। यानी बुराई ये थी कि जो ये एक अच्छाई कर रहे हैं वो अच्छाई उस तरह से नहीं कर पा रहे, यानी बाकी तो कोई किताबें दे ही नहीं रहा, तो बेचारे जो किताब देने की कोशिश कर रहे हैं उनके पीछे बच्चे पड़ जाते हैं। जो अच्छा होता है ना, हम कहते हैं कि बस वो बहुत अच्छा हो जाए। इसमें ना मैं एक तस्वीर एक जगह देखी थी कि कुछ कीलें लगी हुई थी, एक कील थोड़ी सी टेढ़ी सी थी, बाकी सीधी थी। जो सीधी कीलें थी ना वो पूरी नीचे मेज में धंसी हुई थी, और जो टेढ़ी थी वो नीचे नहीं थी, क्योंकि वो टेढ़ी थी। तो नीचे लिखा था ये दुनिया का दस्तूर है, जो टेढ़ा है उसे छोड़ देते हैं, जो सीधा उसे ठोक देते हैं।
तो वो यही है कि भाई आप दीवार पे कील लगा रहे हैं, जो कील टेढ़ी हो जानी आप कहेंगे यार साइड पे फेंको, दूसरी कील उठाओ, जो अच्छी कील है जो सही जा रही है उसी को मारते रहेंगे। तो होता ये है कि रूल ये है कि जो अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल दुनिया 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं दे रही होती, नीचे ये बेचारे तकरीबन लेट जाते हैं डिस्काउंट देते हुए कि अच्छा भाई अब लाश के ऊपर से गुजर लो और कितना फैसिलिटेट करें, और उसके बाद भी बच्चे मजीद वो कर रहे होते हैं, नहीं जी वो उन्होंने मेरी डिस्काउंट वाली बात नहीं सुनी फलाना। तो थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल किया करें, जो अच्छा है इतना उसे तंग ना करें कि बाद में वो अपनी अच्छाई ही छोड़ दे। जिसने लिस्ट प्राइस लिख के लगाई हुई होती है, नो डिस्काउंट नो नेगोशिएशन, उधर जाके आप पूरे पैसे दे देते हैं, और जहां उससे बेहतर फैसिलिटी टीचर्स वगैरह सब मिल रहे होते हैं, लेकिन चूंकि कॉलेज मिजाज में अच्छा है, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता है, तो जो अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करना चाहता है उसको इतना तंग करते हैं कि वो सोचता है कि वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर कॉलेज को भी ये लगेगा कि हमें भी ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये एक फेवर देने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। पहले मेरी तरफ से किताब लेट थी और मेरा भी प्रॉब्लम है कि आईकेएफ की तरफ से किताब लेट थी, तो थोड़ा सा ये सारे मसलों मसाइल है। और यकीन माने इस कोर्स में हमने सबसे पहली सजेशन ये दी थी कि फिजिकल आए। ये ऑनलाइन का इसका पोर्टल ही बाद में क्रिएट हुआ था, लेकिन स्टिल ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मुझे बताया कि गलती से एडमिशन हो गए, और चूंकि एडमिशन हो गए थे तो हमने उसको एक्नॉलेज किया, ऑनर किया कि चलो अब एडमिशन हो गए, हम उन बच्चों को भी साथ लेके चले। तो ऐसे में हम आपके हकूक के लिए यकीन माने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा मतलब एक तो मैनेजमेंट वालों से पूछें, लेकिन थोड़ा सा जहन में रखें कि वो भी बहुत सारी चीजों में मसरूफ होते हैं। वो कहेंगे लो जी कॉलेज को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा कर दी है, लेकिन ऑब्वियसली उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। वो जब किताब भेजेंगे तो एक दफा किताब भेजने पे खर्चा आता है। अब 3 अलग अलग किताबें अलग अलग टाइम पे आए और वो अलग अलग तरीके से बच्चे को भेजें, तो तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए तो ये किताबें भेजने पे लगा देंगे। और या तो इनके पास मार्जिन इतना हो ना कि ये बच्चे से पूरी 20,000 फीस ले रहे हैं, तो हम कहें यार आप पैसे तो पूरे लेते हो, बाद में आप इतने नखरे करते हो ना। ये पैसे पूरे लेते हैं, सर्विस ही ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम ये नहीं आता कि आप सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हो, कहते हैं जो एडिशनल सर्विस दे रहे हो वो उतनी अच्छी क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसमें ख्याल रखें कि कॉलेज भी कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अपना दिल भी बड़ा रखें, नहीं तो कम से कम इसी तरह का जज्बा किसी और जगह पे भी जो है जरूर दिखाया करें। तो वो वही बात है कि जो अच्छे होते हैं उनको जो है ना वो लोग फिर छोड़ते ही नहीं। जी जनाब, चलें जी, अवाम में पॉजिटिविटी पाई जाती है, लेकिन बहरहाल स्टिल मैं दोबारा से आज खास तौर पे उनसे बात करता हूँ कि सर किताबों का जरा थोड़ा सा फास्ट कर दें जितना हो सके। देखिए मैंने तो इस डर से कि आप ना पढ़ पाए आपके साथ किताब सॉफ्ट में शेयर कर दी, ये वैसे ही मना है मुझे कॉपीराइट्स की वजह से। और मैंने एक हल्की सी उनसे कहा था कि ऑनलाइन के कुछ बच्चों को हमने कभी चैप्टर वाइज नोट्स देने होते हैं, उसने कहा अगर चैप्टर वाइज कभी कभार देने हो तो कर लीजिएगा। तो मैंने फिर उस जुमले के अंदर से कानूनी जो वो था, जो उसमें वीकनेस थी, उसको आइडेंटिफाई करते हुए बुक वहां पे चैप्टर वाइज तोड़ के, सवाल भी चैप्टर वाइज, जवाब भी चैप्टर वाइज, एमसीक्यूज भी चैप्टर वाइज, नोट्स भी चैप्टर वाइज, तो पूरी किताब चैप्टर वाइज तोड़ के वहां पे रख दी है, ताकि जब तक किताब नहीं पहुंचती ऑनलाइन वालों को उनके पास कुछ तो हो पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा चले मैं आपको इसमें सजेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें। काम आपने करना है चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 बहुत बड़े नहीं है, आप इनकी अपने नजदीकी किसी फोटो कॉपियर के पास जाके ना, इसकी आपकी कोई 20-25 रुपए का सेट बनेगा, वो बनवा के अपने पास रख लें। जब तक वो चैप्टर खत्म होगा इंशाल्लाह ताला कॉलेज की तरफ से आपको किताब पहुंच जाएगी। वो 3 चैप्टर 11, 12, 13 मिला के बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। अगले वीक का हमारा अगले 1-1.5 वीक का वही टारगेट है इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इससे थोड़ा सा काम चल जाएगा। ऑब्वियसली ये एक नीड है फिजिकल, तो वो एक बात मुझे बाकी नहीं समझ आती। अब देखिए मैं टाइम गुजारना चाह रहा हूँ, टाइम गुजरता भी नहीं है। जब स्टूडेंट ऑनलाइन है ना, तो उसको ऑनलाइन का मिजाज अब आहिस्ता आहिस्ता समझ लेना चाहिए। दुनिया अब ऑनलाइन है, सच्ची बात बताऊं, आप ये देखें कि फिजिकल क्लास रखने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी हमें कितने कम लोग नजर आए हैं। पोस्ट रिजल्ट के भी बच्चे बीच में ऐड होना शुरू हो गए, और वो सारा कुछ करके भी हालात बहुत ही कमजोर हैं क्लास के। तो अल्टीमेटली लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो ऑनलाइन पे सिर्फ मजे के लिए शिफ्ट हुए हैं कि चलो ऑनलाइन में आराम से कंबल से थोड़ा सा मुंह निकाल के देखो और साथ मोबाइल पे वीडियो चल रही होगी, चलो जी बात बन जाएगी। तो ऑनलाइन पे रिलैक्सेशन है, लेकिन ऑनलाइन बड़ा मजे का मोड है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दूसरा, जब आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा जब आप घर बैठे हैं और खर्चा अवॉइड कर रहे हैं, तो घर वालों से कहें एक अच्छा सा टैब
8 इंच वाला टैब या 9.7 इंच का टैब अगर आप देखें थोड़े से पुराने मॉडल जो है वो मुनासिब पैसों में मिल जाते हैं। मुनासिब से क्या मुराद है, अगेन जो बच्चा यहाँ होता वो 1.5 लाख रुपए अपने हॉस्टल और बाकी ड्यूज पे खर्च कर रहा होता, जो घर बैठा है उसने ये बचाया है 16,000 से 30,000 की रेंज के दरमियान बड़े प्यारे से टैब मिल जाते हैं। 8 इंच का सैमसंग टैब 3, 4 ये तकरीबन 16-17,000 की रेंज में बड़े आराम से मिल जाते हैं। और आप अगर यूज टैब लेना चाहें, आपने कौन सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा गेमिंग करनी है, पढ़ाई के लिए करना है, तो आपको यूज टैब 11-12,000 से लेके 20,000 की रेंज में बड़ा अच्छा टैब मिल जाएगा। 8 इंच वाला टैब तकरीबन जो मेरी किताब है से थोड़ा सा छोटा होता है, और जो इस किताब में जितना लिखा हुआ है जितने पोर्शन पे तकरीबन इस साइज का होता है, और जो 9.7 इंच होता है वो इस किताब से थोड़ा सा बड़ा होता है डायमेंशन में। ये दोनों टैब तकरीबन किताब की डायमेंशन के होते हैं, बड़े लाइट वेट से होते हैं, आप इनको उठा के तकरीबन एक फिजिकल कागज जैसी फील ले सकते हैं। इवन आप कहेंगे मैं तो फिजिकल कागज पे लिखता हूं, तो इसमें पीडीएफ के टूल्स में आपको राइटिंग करने की ऑप्शन भी मौजूद होती है। ये नया फ्यूचर है। आगे कंपनियों में लैपटॉप पे काम हो रहा है, टैब्स पे काम हो रहा है, वहां ये कागजों पे रजिस्टरों पे काम नहीं हो रहा। तो अगर आप ऑनलाइन यूजर हैं, जस्ट फॉर सजेशन मैं बता रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन यूजर हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन चीजों से दोस्ती कर लें, आहिस्ता आहिस्ता पीडीएफ को ऑनलाइन यूज करना शुरू कर दें। भाई आईके भी अब अपनी फिजिकल किताबें देना बंद हो गया, उनकी भी सॉफ्ट में, सीए फाइनल में लोग सॉफ्ट में डाटा यूज कर रहे होते हैं। तो अभी से थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करें और ये सोचना छोड़ दें कि जी ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं होती। पिछले 1.5 साल में आईकेप के बेस्ट रिजल्ट आए हैं। इतने अच्छे रिजल्ट कभी नहीं आया करते थे जितने ये कोविड वाले टाइम्स पे आए हैं आईकेप के। तो ऑनलाइन वाले एरा में हमने देखा है कि रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं गिरने के बजाय। लेकिन वो बच्चा जिसने सोच लिया कि मैं तो ऑनलाइन हूं, मैं तो मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, वो वाकई तबाह हो गया। तो अब जब सब ऑनलाइन पे है या मेजोरिटी दुनिया ऑनलाइन पे है, तो ऑनलाइन से दोस्ती कर लें। मैं ये नहीं कह रहा किसी भी ऑनलाइन से दोस्ती कर लेनी। आपने कॉलेज में ऑनलाइन में एडमिशन लिया है, आप कॉलेज के प्रोटोकॉल को समझें कि वो किस तरह से कर रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर कुछ डिलेज होते हैं जो कि फिजिकल में नहीं होते। फिजिकल में लोग आपके सामने हैं, लेकिन फिजिकल बहुत महंगी पड़ती है। तो अगर आपको कॉलेज घर बैठ के अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, तो इसमें कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता, मैंने इसलिए आपसे सॉफ्ट में शेयर किया कि आप सॉफ्ट में अगर आप पीडीएफ खोलेंगे ना, इवन आपके मोबाइल पे आप वो पीडीएफ खोलेंगे, बड़ी प्यारे साइज में आती है। अगर किसी के पास अच्छा एंड्रॉइड बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल है, टैब में तो इतना प्यारा इसका फॉन्ट आता है कि उसके बाद दिल ही नहीं करता फिजिकल किताब पढ़ने का। तो आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये सॉफ्ट वाली चीजों से दोस्ती करना शुरू कर दें। आपकी अगले 8, 10, 12, 15, 20 साल ज्यादातर एक्टिविटी इन सॉफ्ट डॉक्यूमेंट से रहेगी, हार्ड डॉक्यूमेंट से नहीं होगी। तो अभी से आदत बना लें, क्योंकि दुनिया अब इस तरफ जा रही है और पाकिस्तान पहले इतना तेजी से नहीं गया था, लेकिन अब बहुत ज्यादा तेजी से उस तरफ चल पड़ा है। अब तो आईके अपने ऑनलाइन एग्जाम लेने शुरू कर दिए, तो अपने घर बैठे बैठाए उसको एग्जाम सेंटर बनाओ और पेपर दे दो। 2 कैमरे लगाने और आपका एग्जाम सेंटर तैयार। और बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन इम्तिहान भी दिए और दे आर वेरी हैप्पी। वो लैपटॉप वगैरह पे चैटिंग कर करके इतने आदी हो चुके थे कि उनकी टाइपिंग की स्पीड बेहतर थी और राइटिंग की स्लो थी। टाइपिंग वाले को कट माइनस प्लस करना भी आसान होता है। बहुत सारे फाइनल के लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम को चूज किया और उनको ज्यादा मजा आया उस एग्जाम में। आप अपने घर बैठे बैठे इम्तिहान दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करें, क्योंकि दौर ऑनलाइन का है। तो खासतौर पे वो लोग जो क्लास में ऑनलाइन मौजूद हैं, जो सामने वाले हैं, मैं यकीन माने मेरी ख्वाहिश थी कि ये बैच फिजिकल हो। अब जब ऑनलाइन में लोग आए हैं, तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूं कि ऑनलाइन वालों, आप लोग अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो, अपने आप को आप इन डिवाइसेस के यूजफुल चीजें भी निकालें। ये लैपटॉप पे अगर गेम चल सकती है, लैपटॉप पे अगर फेसबुक अच्छा चल सकता है, लैपटॉप पे अगर फिल्म अच्छी चल सकती है, तो लैपटॉप पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो सकती है। आई विश कि एक ऐसा टाइम आया कि मैं क्लास में पढ़ाने आऊं और मैं कहूं हाँ भाई बच्चों जरा आप अपनी फलाना सब्जेक्ट की किताब निकाल लो, बच्चे के हाथ में टैब हो ऐसे करके फोल्डर में जाए वो वाली किताब सामने बनी हुई हो। हाँ भाई ये सवाल चल रहा है, साथ साथ नोट करो, वो एक स्टाइलस निकाले टैब में से और वहीं पे सवाल नोट करे। अनलिमिटेड स्क्रीन, जितना मर्जी लिखते जाओ, जो मर्जी। कितनी खूबसूरत बात है कि घर से आप निकले, एक छोटा सा पतला सा एक बैग हो जो आपके कंधे पे हल्का सा टंगा हुआ है, और आप आए और वही आपका टैब है, उसी में आपके पास पेपर्स भी हैं, उसी में आपकी कॉलेज की किताबें भी हैं, उसी में ही आपका रजिस्टर भी है, उसी पे आपकी सारी प्रैक्टिस है। ज्यादा दूर चला गया मैं वापस आता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया जी। अच्छा ठीक है, वो मुझे पीछे से याद कराया उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तान है, आप बहुत ज्यादा जो है ना वो आगे चले गए। 2015 में मैंने एक फाइनल की ऐसी क्लास कराई थी कि मेरे हाथ में एक टैब था,
सामने लोग आए हुए थे और मैं उन्हें पढ़ाते हुए टैब के ऊपर स्लाइड्स चल रही थी, साथ साथ हाईलाइट कर रहा था, सामने वाले लोगों को प्रोजेक्टर से नजर आ रहा था और उस वक्त साइमल्टेनियसली वो क्लास ऑनलाइन रिले हो रही थी। वो यूजर्स जो ऑनलाइन बैठे हुए थे वो मेरे टैब से यूजिंग सॉफ्टवेयर उन तक चीजें जा रही थी, आज से कुछ 6-7 साल पहले। और उस वक्त कोरोना नहीं आया था और उस वक्त भी लोग उस पर कंफर्टेबल थे। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ दोस्ती करें आहिस्ता आहिस्ता। अगला जमाना वाकई ये है, ऑफिस में अब रजिस्टर्स पे कोई काम नहीं करता, ऑफिस में सारा काम एक्सेल पे, वर्ड पे और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पे हो रहा होता है। ऑफिस वाले लोगों को 6-6 महीने, साल तक बड़ा मुश्किल होता है कि उन्होंने कोई एक जुमला पूरा लिखा हुआ हो। ये हमारी राइटिंग्स इतनी खराब क्यों हो गई? न्यूमेरिकल वाले तो लंबे लंबे सवाल कराते रहते हैं, उनकी राइटिंग सही रहती है। थ्योरी वाले आप जितने भी देखेंगे सबकी राइटिंग खराब मिलेगी। और मेरा ख्याल था खाली मेरी राइटिंग खराब है, मतलब और लोगों की तो और ज्यादा भी खराब है। तो मतलब मुझे अंदाजा हो गया कि ठीक है चलो मैं इतना खराब राइटिंग नहीं है, क्योंकि ये जाहिर है। और अगले जमाने में ये एक्सेप्टेबल मोड है। आईकेएप ने अभी पीआरसी कंप्यूटर बेस्ड किया है, काफी जल्दी वो शुरू के चंद पेपर्स भी कंप्यूटर बेस्ड कर देगा। एसीसी आपका मैक्सिमम कंप्यूटर बेस्ड हुआ है। अमेरिकन क्वालिफिकेशन सारी कंप्यूटर पे इम्तिहान होते हैं। तो बजाय इसके कि उस वक्त आप कहेंगे जी मैं तो फिजिकल वाला बंदा हूं, मुझे क्या पता ऑनलाइन क्या चीज होती है। चले आपके लिए कहना फिर आसान है, ये जो कैमरे के थ्रू मुझे देख रहे हैं, जो बैठे ही घर में हैं, उसके बाद इनको ऑनलाइन नोट्स से तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो कॉलेज की फिजिकल किताब नहीं आई, लेकिन आप तो ऑनलाइन यूजर्स हैं, आपको तो ऑनलाइन में चीज मिली हुई है, तो वो आपके लिए एक एक्सेप्टेबल मोड होना चाहिए। मीन वाले इंशाल्लाह कॉलेज की किताब भी पहुंच जाएगी। कहानी वहां से शुरू हुई थी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं कि अब अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें, अपने आप को अपलिफ्ट करें और जमाने के हिसाब से चलें। और ये टैब शैब बहुत महंगा नहीं होता। मजे की बात बताऊं, ये जो ये टैब है, अगर इस पे सिर्फ पढ़ाई हो रही है ना, तो तकरीबन 14-15 घंटे की इसकी वो है लाइफ। चार्ज होने के बाद आप 14-15 घंटे इस पे काम करते रहे, इसकी बैटरी खत्म नहीं होती। बैटरी खत्म होती है फिल्में देखने से, ऊंची आवाज में स्पीकर यूज करने से, फुल जो रेजोल्यूशन के ऊपर उसकी लाइट जब इमिट होती है उससे बैटरी जाया होती है। जब उसके वाईफाई चलते हैं, जब उसके 4G चलते हैं, तो फिर उसमें बैटरी ज्यादा लगती है। पढ़ाई के लिए जो टैब यूज किया जाए और उस पर सिर्फ पढ़ाई हो, वो 14-15 घंटे तो बड़े आराम से बैटरी निकाल लेती है। आप एक दफा चार्ज करें, पूरा दिन उस पर पढ़ें, आपने खत्म हो जाना है, उसकी बैटरी खत्म नहीं होनी, क्योंकि आपने तो 3-4 घंटे में फौत होने वाला होना है, इतना पढ़ाई कर ली। तो आहिस्ता आहिस्ता अब इस तरफ आए, ये नीड ऑफ द आवर। लें जी सर, दोस्ती की हुई है पीडीएफ से, सर आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है। ले जी, ये बात तो मैं कभी भी नहीं मान सकता ना सर। टाइम फिर भी नहीं गुजरा, एक बच्चे ने कहा। देखें जी, मैंने भरपूर कोशिश की लेकिन टाइम नहीं गुजरा। ऑनलाइन के सारे सवालों के जवाब दिए, फिजिकल के सारा लेक्चर रिकैप दे दिया, सवाल तो खत्म हो चुके हैं। मैं पूछता रहा आप कहाँ थे उस टाइम पे, फिर मैं ऑनलाइन की तरफ गया, उनके सवालों के जवाब दे दिए। आप ये ऑनलाइन के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं या पिछला कोई सवाल है? साथ वाले भाई से सवाल पूछेंगे, यकीनन अच्छा जवाब देंगे। ये अच्छा जवाब ना दें तो उधर वाले भाई से पूछ लें। अगर आप तीनों फ्लॉप हो जाए तो आपने मुझे कहना है सर इनमें से किसी को नहीं पता, आप ही बता दें। ले जी, पूछें आप इनसे, मैं इतनी देर में अगली स्लाइड निकालूं। बावजूद शदीद कोशिश के एक दिन हमने तय कर लिया है, बहुत जल्द आएगा। इंशाल्लाह देखते हैं अभी किस तरफ बात चलती है। चैप्टर 6 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पार्ट 2 पहले पढ़ा और पार्ट 1 अब पढ़ने लगे, है ना मजे की बात। क्योंकि पार्ट 2 ज्यादा आसान था, पार्ट 1 थोड़ा सा कम आसान था। आसान तो दोनों है, इसके साथ 1 लिख दे। लिखा हुआ? अच्छा मेरे पास नहीं लिखा हुआ। लें जी, परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन परफॉर्म व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा? जब दोनों पार्टीज ने या तो परफॉर्म कर दिया या कम से कम उन्होंने, याद है, वो अटेम्प्ट किया, ऑफर किया कि मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूं। The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless it is dispensed with or excused under the provision of this act. अगर तो किसी वजह से आपको कोई एक्सक्यूज मिल गया, कोई रिलैक्सेशन मिल गई, तो फिर आपने परफॉर्म नहीं करना।
अदरवाइज जब एक कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है दो पार्टी के दरमियान तो दोनों के दोनों ने उसको परफॉर्म करना है, या कम से कम परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। दूसरा मना कर दे तो फिर वो वाले मामला होंगे जो हमने आगे पढ़े थे। तो परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? या तो आप पूरी परफॉर्मेंस दे दें या कम से कम परफॉर्म करने की कोशिश करें। परफॉर्मेंस की इन दो कैटेगरीज को शायर ने इन अल्फाज में बताया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस, व्हेन द प्रोमिसर हैड मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद the terms of contract and is accepted by the promisee, it is called actual performance. क्या होगी एक्चुअल परफॉर्मेंस? जब प्रोमिसर ने परफॉर्म कर दिया और प्रोमिसी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये हो गई एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होगी? कल से पढ़ते आ रहे हैं। When promisor has made an offer of performance but the offer of performance of promisor is not accepted by the promisee, तो फिर attempted performance बन जाती है। इसको हम टेंडर भी कहते हैं। क्लियर? तो परफॉर्म कर लें तो भी मामला खत्म, और अटेम्प्ट करें परफॉर्म करने का और दूसरा रोक दे तो भी आपके हिस्से का मामला खत्म। अब आप जाके अदालत में बगैर परफॉर्मेंस दिए मांग सकते हैं कंपनसेशन के, देखें जी मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की थी और इसने मुझे फैसिलिटेट नहीं किया। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बातें देखने वाली हैं। वही पुराने सवाल जो मैं आपसे पूछा करता हूं, अगर परफॉर्म करने वाले को कोई टाइम बताया गया था तो उसे कब परफॉर्म करना चाहिए? अब अगर वो किसी गलत टाइम पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की कोशिश करे तो क्या वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहलाएगी? क्या वो टेंडर कहलाएगा? मतलब ये टेंडर नहीं। अगर वो किसी गलत दिन पे परफॉर्म करने की कोशिश करे, अगर वो परफॉर्म करते हुए कह दे कि अगर मूड सही हुआ तो परफॉर्म करूंगा, नहीं तो अगले दिन परफॉर्म करूंगा, अगर कोई शर्त इस तरह की रख दे, भाई शर्त तो शुरू में होती थी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता था, अब तो परफॉर्म करना है। अच्छा, जिस मोड में प्रोमिसी ने कहा है अगर उससे हटके किसी मोड में परफॉर्म करते तो भी सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि टेंडर तब सही होगा जब सही टाइम पे हो, सही जगह पे हो, सही तरीके से हो, कोई कंडीशन उसमें ना हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसने परफॉर्मेंस के लिए कहा हाँ भाई मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ और प्रोमिसी ने कहा एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारा सामान देख लूं क्या वो मेरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, अगर ठीक लगा तो कर देना परफॉर्म। क्या ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को रोकने के बराबर होगा? नहीं। ये एक बड़ा लीगल सी बात है कि एक बंदे का हक है कि वो एक दफा ये कंफर्म कर ले कि उसको जो चीजें मिल रही हैं वो सही है या नहीं है। तो दिस इज अलाउड कि अगर वो कोई ऐसी चीज देखना चाहे, कोई कंफर्म करना चाहे, या इसमें कोई रूल हो कि पहले बताना है तो परफॉर्म करना है, याद है, अप्लाई करना होगा फिर परफॉर्म करेंगे। बात कुछ कुछ समझ आ रही है? किताब से पूछते हैं। हाँ भाई किताब, टेंडर कैसे कहते हैं, टेंडर की शर्तें क्या हैं, एसेंशियल्स क्या है? अनकंडीशनल होना चाहिए। क्लियर? ऐसा ना हो कि वो कहे अगर ये शर्त पूरी हो गई तो मैं करूंगा वरना नहीं, वो फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं है। प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। अब रात 3 बजे उसे कॉल करें मैं ऑरेंजेस लेके आ रहा हूँ, इस टाइम पे ऑरेंजेस तो कोई सप्लाई नहीं करता, रात का वक्त है, इस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं, इस टाइम पे जो है वो आप ख्वाब सप्लाई करने आना चाहते हैं तो आप ख्वाब सप्लाई कर दें, लेकिन ये रात का टाइम है, इस टाइम पे नॉर्मली शरीफ लोग कोई चीज सप्लाई नहीं करते। तो ये ऑरेंजेस जो है वो, हाँ मतलब शरीफ लोग रात के वक्त थोड़ी चीजें सप्लाई करते हैं, दिन के वक्त चीजें। रात के वक्त कभी सुने ट्रेडिंग हो रही हो, लोग ऑरेंजेस खरीद रहे हो, लोग मैंगो खरीद रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। शरीफ बच्चे हैं आप लोग। अगर तय ही रात 3 बजे हुआ है, हो सकता है वो कॉल सेंटर और कॉल सेंटर को आईटी इक्विपमेंट देना और वो चलते ही रात में हो, तो वो उनके लिए प्रॉपर टाइम है। तो 3 बजे, रात 3 बजे को हम सही या गलत टाइम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि उस बिजनेस में कौन सा रीजनेबल टाइम है। और ये वाली बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अच्छा, प्रॉपर प्लेस, एक बंदा जो है उसने तय किया था कि मैं 27 तारीख को तुम्हें ऑफिस आवर्स में चीजें डिलीवर करूंगा। जिस बंदे ने दूसरे से वादा किया था उसको वो दूसरा बंदा एक शॉपिंग मॉल में अपनी बेगम के साथ शॉपिंग करता हुआ नजर आया। ये फौरन से उसके पास गया, उसने कहा भाई मैं तुम्हें ऑरेंजेस देना चाहता हूँ, जरा ये ऑरेंजेस के शॉपर पकड़ो और मुझे मेरे पैसे दे दो। तो वो दूसरा बंदा उसे इनकार करने का हक रखता है। क्यों? ये प्रॉपर प्लेस नहीं है, मतलब ये कोई जगह नहीं है कि एक बंदा शॉपिंग कर रहा है और दिन तो वही है लेकिन वो शॉपिंग कर रहा है और आप उसे आगे ऑरेंजेस का थैला पकड़ा के उसे पैसे मांगना शुरू कर दो, वो भी बेगम के सामने। तो प्रॉपर प्लेस
प्रॉपर जगह और इसमें वही रूल्स होंगे, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल प्लेस, बताया है तो वो, नहीं बताया तो वो। Promisee may have a reasonable opportunity of determining that promiser is able and willing to do the whole of promise. ये चीज उस मतलब वो उसको पहले तसल्ली करने का हक है। फर्ज करें ये कहे जी मैं परफॉर्मेंस देने लगा हूं और वहां जाके कहे कि ये पाइया ऑरेंजेस पकड़ो, बाकी मैं तुम्हें कल दे दूंगा, तो ऐसे नहीं है। मतलब पहले प्रोमिसी कहेगा कि हाँ भाई बताओ तुम फुल फ्लैज चीजें सप्लाई कर रहे हो, और पहले मैं उन चीजों को चेक करूंगा, उसके बाद तुम्हारी सप्लाई को एक्सेप्ट करूंगा। तो ये प्रोमिसी के दो राइट हैं। क्या राइट है? एक तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो कि वो ये देखिए कि क्या प्रोमिसर प्रॉपर विलिंग है, क्या वो कर सकेगा प्रोमिस पूरा, और दूसरा ये देखने की आजादी कि थिंग्स ऑफर्ड इज द सेम एज वाज प्रोमिस्ड, वो देख सके जो बातें तय हुई थी वो उसी तरह से ही हैं। हम बहुत मुश्किल बातें कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोमिसी। प्रोमिसी कौन है? जिसको आपने परफॉर्मेंस देनी है। प्रोमिसी को आप कहें मैं परफॉर्म करने लगा हूं, अब वो बेचारा बाउंड नहीं है कि वो बैठ के इंतजार करो, जब आप पहुंचे तो पता है उसे लगे कि आप आधी परफॉर्मेंस देने लगे और आधी नहीं। उसका यह हक है कि आपसे एक दफा कंफर्म करे कि हाँ भाई आर यू रेडी फॉर फुल परफॉर्मेंस, कि आप सारी चीजें मुझे लाके देने लगे हैं। यानी कि वो इस चीज का वेट करवा सकता है कि भाई पहले पूरा रेडी होना फिर मेरे पास आना। याद है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस में अगर वो दूसरा बंदा रेडी है तो ही आप एक्सेप्ट करेंगे, और तभी आप भी तैयार बैठे हुए होंगे कि आप भी अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दे दें। तो दो राइट हैं, एक ये कि देख लिया जाए कि क्या अगला बंदा फुली तैयार है, और दूसरा वो जो चीजें दे रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है। बात समझ आई? An offer to one of the several joint promisees have same legal consequences and offer to all. चार जॉइंट प्रोमिसर्स हैं और उनके साथ आपने तय किया है कि या तो आप सबको चीज डिलीवर कर देंगे या उनमें से किसी एक आध को भी कर देंगे। तो उनमें से किसी एक आध को अगर आपने ऑफर दी, यही वाली कि मैं टेम्पटेड परफॉर्मेंस करने लगा हूं, तो वो ऐसे ही है जैसे आपने सबको ऑफर दी। यानी उनमें से किसी एक को भी आप परफॉर्मेंस के लिए कह देते हैं, बोल देते हैं, तो ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे आपने उन सबको परफॉर्मेंस देने के लिए कह दिया। उसके बाद पे बातें छोटी सी हैं, आसान सी हैं और लॉजिकल ज्यादा है। मतलब ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉइंट्स रट्टा मारने वाले हैं। प्रॉपर जगह पे हो, प्रॉपर टाइम पे हो, कंडीशन कोई ना हो, अगर वो कुछ चीजें देखना चाहे तो वो देख सके, अगर वो रेडी होना चाहे वो रेडी हो सके, और किसी भी जगह पे कहीं पे भी अगर सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैं तो उनमें से किसी एक आध को भी अगर ऑफर कर दी जाए तो सबको की गई ऑफर के बराबर है। मामला मजेदार है। ये दो चैप्टर्स बड़े कॉमन सेंस वाले हैं। अदर रूल्स, तीन छोटे छोटे से और रूल्स देख लेते हैं परफॉर्मेंस के। इफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी, आगे का सारा जुमला तो आपको पता है। अगर ऑफर ऑफ प्रॉमिस इसने दी और दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं की तो ये वही चीज है जिसमें वो प्रिवेंट कर देता था दूसरे बंदे को परफॉर्मेंस देने से। फिर क्या होता था? तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस देना चाहता था लेकिन दूसरे बंदे ने उसे परफॉर्मेंस नहीं देने दी। nor does he thereby lose his right of compensation and cancellation. ना तो वो परफॉर्म करेगा और ना ही उसका वो राइट खत्म हुआ है जिसमें वो कैंसिल करके कंपनसेशन मांग सके। आसान अल्फाज में, अगर एक बंदा परफॉर्म करना चाहता है और दूसरे ने उसको रोक दिया तो फिर क्या होगा? जिसको रोक दिया गया है अब वो परफॉर्म करने की पाबंदी उसकी खत्म, लेकिन उसके पास दो राइट्स हैं। क्या दो राइट्स हैं? कैंसिल कर सकता है एंड कंपनसेशन मांग सकता है। ये वही बात है जो चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने 2 दफा पढ़ी है। जी सर, जो साइमल्टेनियस है, अगर उसका दूसरा रेडी भी होगा तो मतलब परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, अगर दूसरा, हाँ, अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में साइमल्टेनियस है तो पहले आपने ये देखना है कि दूसरा रेडी है या नहीं है। रेडी है तो फिर आपको परफॉर्म करना चाहिए। ये सब शर्तों में बात हाँ, अगेन रेसिप्रोकल वाली शर्तें तो आपने हमेशा फॉलो करनी है, वो बैक एंड पे चल रही। देन promises bind the representative of promisers in case of death of such promiser before performance unless a contrary intention appears. अगर मैं कहूं कि ये बात भी हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, याद है कि अगर एक बंदे ने प्रॉमिस किया और उसकी डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस से पहले तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बाउंड है। When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise, एक बंदे ने खुद से रिफ्यूज कर दिया या अपने आप को डिसेबल कर दिया कि नहीं जी मैं अब नहीं कर सकता ये काम। जुमला देखा देखा लग रहा है? ब्रीच।
चैप्टर 9 हमने कहा था एक बंदा मुंह से इनकार कर दे या कुछ ऐसा करे जिसके बाद वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो, द प्रोमिजी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिजी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है जब प्रोमिजर ने या तो मुंह से इनकार कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, या हालातों वाकयात ऐसे हो गए हैं कि अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो आपको परफॉर्म करके दे सके इन इट्स एंटायरिटी। इसका मतलब है कंप्लीट अगर परफॉर्मेंस ना दे सके। तो अगर आपको उसने इनकार कर दिया या हालातों वाकयात ऐसे नजर आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर आपको आजादी है कि आप भी उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएं और दूसरे बंदे पे केस कर दें ब्रीच का और उससे कंपनसेशन मांग लें। ये बात हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी थी। नीचे अगेन क्या लिखा हुआ है, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज विलिंगनेस इन इट्स कंटिन्यूअस। आपको लग रहा है वो नहीं करेगा, आपने उससे पूछा, उसने कहा हाँ जी मेरा इरादा है कंटिन्यू करने का, तो अगर वो मुंह से इनकार कर दे तो आपके पास आजादी है, या आपको हालात से लग रहा हो कि वो इनकार करने लगे, एक दफा एहतियातन कंफर्म कर लें, या तो उसके अल्फाज से कंफर्म हो जाए या उसके किसी एक्शन से कंफर्म हो जाए कि वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, देन प्रोमिजी आजाद है और वो दूसरे बंदे पे कंपनसेशन का दावा कर सकता है। तो टेक्निकली ये तीनों पॉइंट यहां आपने देखने हैं और यकीन माने इस पे ऐसे करके बड़ा सारा काटा मार देना। आपकी तसल्ली के लिए आपको पढ़ाए हैं सिर्फ। इसको देखते मेरा दिल कर रहा था कि ये रहने देते हैं कैरी फॉरवर्ड, लेकिन आप लोगों ने उसके बाद अगले 2 महीने तक परेशान रहना था कि वो 3 पॉइंट है वो क्या थे। इनको जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट आपने जगह जगह तोड़ तोड़ के किसी न किसी और एंगल में पढ़ लिया। उम्मीद है मैं बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं कर रहा। अनलेस वाली बात दोबारा देखें, एक बंदे ने या तो एक्सप्रेस रिफ्यूज कर दिया। एक्सप्रेस रिफ्यूज करने का क्या मतलब है, उसने फोन करके कहा भाई मैं नहीं परफॉर्म कर रहा, जो करना है कर। उसने डायरेक्ट मुंह पे इनकार कर दिया। एक ही है कि उसने इनकार नहीं किया, लेकिन हमें मार्केट से पता लगा है कि उसके इरादे ऐसे हैं कि वो तो मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, वो करेगा या नहीं परफॉर्म करेगा। तो जब आपको लग रहा है कि जब वो बंदा उस 27 तारीख को जब उसने हमें ऑरेंज सप्लाई करने थे, अगर वो एन 27 तारीख से पिछले दिन कुस्तुनतुनिया निकल गया, तो उसके सेक्शन से हमें क्या लग रहा है कि अब वो उस दिन, या एक सिंगर जिसने 8 बजे हमारे कॉन्सर्ट में आके गाना गाना था, हमने उसका ब्रोशर लगा देख लिया कि वो 8 बजे किसी और कॉन्सर्ट में गाना गा रहा है, उसने हमें इनकार नहीं किया, लेकिन उसका किसी और जगह 8 बजे का इश्तिहार लगे होने से हमें क्या फील आ रही है, इनकार हो गया। एहतियातन एक्सप्रेस रिफ्यूज कर दे फिर तो आप फौरन से नाराज हो जाए और ब्रीच करके उस पर केस कर दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है तो फिर क्या करना चाहिए, कंफर्म कर ले किसी ना किसी तरीके से, या तो उसके वर्ड्स या कंडक्ट से आपको पता लग जाएगा कि वो जो आपने इश्तिहार देखा है क्या वाकई ऐसा है। एहतियातन उसे कॉल करके पूछ लीजिए हमने आपका इश्तिहार लगा देखा है, वो कहेगा आप पैसे कम दे रहे थे, हम कहेंगे पहले बताना था ना, लड़ाई होगी, एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, उसके बाद फोन बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप एक दफा कंफर्म जरूर कर लें, ऐसा ना हो कि आप उसके इरादे को ही सोचते रह जाएं कि मुझे लग रहा है वो नहीं करेगा और उस दिन वो ऑरेंजेस लेके पहुंचा और आपके हैं, मतलब ये क्या हुआ। तो एक्सप्रेसली मना कर दे तो फौरन से इनकार, और अगर वो डिसेबल कर दे हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पुट टू एंड कर सकते हैं, अनलेस के वो उसने कह दिया होगा नहीं नहीं भाई मैंने तो परफॉर्म करना था, तुमने क्यों ऐसा सोच लिया। तो नीचे वाला जुमला ये कह रहा है अनलेस ही हैज सिग्निफाइड, सिग्निफाइड का मतलब है तस्दीक कर दी, उसने कंफर्म कर दिया, बाय वर्ड्स और कंडक्ट, या बोल के या अपने किसी एक्शन से, हिज विलिंगनेस इन इट्स कंटिन्यूअस, कि नहीं भाई मैं तो कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा। आपने उस बंदे को कॉल किया, आपने कहा तुम तो कुस्तुन दुनिया निकल गए, उसने कहा भाई एक बड़ा अहम कॉन्ट्रैक्ट था, साइन करना था, मैं आज रात की फ्लाइट से जा रहा हूँ, कल सुबह की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जहां एक्सप्रेस रिफ्यूजल है फौरन से ब्रीच का केस, और जहां पे एक्सप्रेस नहीं है द पर्सन हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ, तो पहले कंफर्म कर लें कि वाकई ऐसा हुआ है, अगर कंफर्म है तो फिर वहां पे ब्रीच का केस करें। डन। अगेन सजेस्ट कर रहा हूं कि ये पॉइंट्स यहां मत पढ़ें, ये आपने रेलेवेंट जगह पे बड़े तरतीब से अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, बीच बीच में से अचानक से पॉइंट आए। लें जी, आज का आखिरी पेज। आपको पता है हम जुल्म तो ज्यादा करने के कायल हैं ही नहीं। कोई ब्लैक स्क्रीन मुझे मिल जाए ना कहीं, कहाँ मिलेगी ब्लैक स्क्रीन, नई बना लेते हैं। फर्ज करें ब्लैक स्क्रीन है, फर्ज करें ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है,
एक बच्चा स्कैन में पढ़ता है बीलो और FR1, वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है। कॉलेज वालों से उसने पूछा, उन्होंने कहा जी दोनों की फीस है 20-20 हजार। छत ना गिर जाए इतनी फीस अगर ये कह दें। कहा 20 होगा, लेकिन आप में से किसी ने वाकई पूरे 20-20 हजार दिए? अच्छा 22 कहते हैं ताकि लोग 20 दे दे, क्योंकि 20 कहते तो लोग 18 देते थे। ठीक है, ये भी सियाने हो गए, इन्होंने भी इवॉल्व किया अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता। क्या फिर भी आपने 20 हजार दिए? अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 20-20 हजार करके 60 हजार में कोई 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है कोई? 20 तब दिए हो जब अकेला पढ़ रहे हो ना। जब आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो आपको 2, तो 2 में 20-20 आपको चार्ज किया। एक के 20 है, एक के 17 है, मिला के कुछ 18.5 पर हेड। कोई ऐसा जिसने 3 सब्जेक्ट पढ़े और 20-20 हजार का रेट उसे लगाओ? तीनों के लिए उन्होंने 18 कर दिया। अच्छा, तीनों का कंबाइंड पैकेज ही 18 है, यानी 3 इकट्ठे लें तो 18 के हिसाब से पड़ेगा। मुझे अभी भी डाउट है कि आधे लोगों ने ये 18 भी नहीं दिया दिया। चले, आप में से शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो जरा कम बार्गेनिंग करते हैं, तो उन्होंने, वरना तो नीचे मैंने देखा है कि वो तो एक अलग माहौल चल रहा होता है कि नहीं नहीं सर बस क्या बात कर दी आपने, आपके पास तो खास तौर पे आए हैं, आप तो अच्छे लोग हैं, बस ये इनकी कमजोरी है, इन्हें पता ही अच्छे हैं तो कहते हैं जी बस वो ऐसे ही जो। चले, मैंने गलत फीस लिख दी, इसका मतलब है फर्ज करें आपकी फीस हो 18 हजार। एक बच्चे के साथ ये 18 हजार फीस एग्री हुई, उसने कहा जी मैं 2 दिन बाद आपको पेमेंट करूंगा, पहली, उसके बाद दूसरी पेमेंट करूंगा। बच्चे ने पेमेंट की और पेमेंट कर दी उसने 18 हजार की। मेरा एक सवाल है, ये 18 हजार कौन से सब्जेक्ट की फीस पे की है उसने? एक भाई ने समंदर को कूदे में बंद कर दिया, उन्होंने कहा या ये किसी एक की है या दोनों की। मामला यही है। बच्चा अगर फीस देते हुए ये कह देता है भाई ये मेरी FR1 की फीस पकड़ ले, तो फिर कॉलेज ने उसको FR1 के आगे काउंट करना है। बच्चा फीस देने आया और उसने कहा जी ये मैं फीस दे रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट का लोकेट करेंगे? उन्होंने कहा हमारा रूल है हम पहले बीलो का लोकेट करेंगे बाद में FR1। तो या तो पेमेंट करने वाला बताएगा कि फीस कौन सी जगह पे जा रही है, या पेमेंट लेने वाला। तो इसमें आपने बता दिया था कि भाई ये 18 हजार FR1 के हैं, दूसरी तरफ आपने 18 हजार दिए, तो कॉलेज वालों ने कहा जी ये हम लोग बी लॉ की फीस आपसे मांग रहे हैं, उसके बाद अगले सब्जेक्ट की फीस हम अगले महीने मांगेंगे। तो अगर ऐसा तय हुआ है तो ये फीस किसको जाएगी? बी लॉ को। अगर आपने 18 हजार दिए और ना उन्होंने कुछ बोला ना आपने कुछ सुना, ना आपने कुछ बोला ना कुछ बताया गया, आपने बी लॉ में एडमिशन लिया था 22 तारीख को और FR1 में एडमिशन लिया था 23 तारीख को, तो लॉजिकली स्पीकिंग ये फीस किसकी दी आपने? है ना मुश्किल बात। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है इसकी कहानी पता है कि लोन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी होता है। अब आपका एक लोन है 1 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया 10 हजार। सोच के मुझे बताना है, आपने 20 हजार की पेमेंट की बैंक को, बैंक क्या करेगा इस 20 हजार के साथ? पहले 10 हजार इंटरेस्ट गायब करेगा, फिर 10 हजार यहां से। क्यों? प्रिंसिपल में से 20 हजार क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट उसके ऊपर कम पड़ा करेगा, वो भी बड़े सियाने हैं। तो अगर 2 पेमेंट ड्यू हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और पेमेंट की जाए और कुछ नहीं पता कि किसको पेमेंट जानी है, तो कॉमन रूल क्या होगा? पहले इंटरेस्ट बाद में प्रिंसिपल। बात समझ आ गई? बच्चे ने कॉलेज को फीस दी और नहीं बताया कि ये कौन सी जगह पे एलोकेट होनी है। उस बच्चे ने पिछली दफा इंट्रो पढ़ी थी और बीच में भाग गया था, उसके 15 हजार के ड्यूज रहते थे, और बच्चे ने कॉलेज को 18 हजार देते हुए नहीं बताया कि ये 18 हजार किस चीज के हैं, बस ये कह दिया फीस में एडजस्ट कर दीजिएगा। तो कॉलेज का हक है कि वो इसको जिस मर्जी तरतीब में एडजस्ट करें, जिस मर्जी को पहले एलोकेट कर दें, इवन टाइम बार डेट को भी कर सकते हैं।
हाँ, डिस्प्यूटेड को नहीं कर सकते। अगर फर्ज करें उस 15,000 का अदालत में मामला चल रहा है आपका कि 15,000 इन्होंने मेरे से ले लिए और परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई क्योंकि आई के अपने पेपर एग्जाम कर दिया, ये भी तो है ना। कॉन्ट्रैक्ट शुरू में ठीक था, बाद में हालात जो है उन्होंने उसको वॉइड कर दिया। तो आपने कहा जी मैंने पैसे जमा कराए थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अब अगर आई के अपने पेपर ही खत्म कर दिया तो मेरे पैसे मुझे वापस किए जाए। पता लगे कल सुबह यहाँ नीचे लाइन लगा के सारे खड़े हो के सर ने हमें क्लास में बताया था, मैं भी कल आपको कुछ और रूल्स भी बताऊंगा। ये सारी बातें समझ आ रही हैं। मैंने देखा इस तरह की खाली स्क्रीन पे आपको बातें समझ आ जाती हैं। फिर मसला करती है अंग्रेजी, किताब की अंग्रेजी की तरफ चलते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन शायद मुश्किल लफ्ज है, अगर आप इसकी जगह एलोकेशन कहेंगे ना तो बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन मैं गुस्ताखी कानून के साथ नहीं कर सकता था। कानूनी लफ्ज है एप्रोप्रिएशन, उसका आसान इंग्लिश तर्जुमा है एलोकेशन। Allocation of payment. Allocation of payment mean allocation of payment to a particular debt or debts where a debtor owes several distinct debt to one person. जब एक मकरूज शख्स ने दूसरे के एक से ज्यादा तरह के पैसे देने हों और वो पैसे दे तो वो पैसा कैसे एलोकेट होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगेन मेरी एग्जांपल में आपने कॉलेज के 2 सब्जेक्ट से पैसे देने थे, एक से ज्यादा, और आपने पैसे दिए और अब ये हम देख रहे हैं कि वो पैसा कौन सी जगह किस तरह से एलोकेट होगा, तो उसके लिए हमने इन रूल्स का सहारा लिया। अगर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, अगर आप बताएं कि मैं कौन से डेट को खत्म कर रहा हूं इस पेमेंट से, अगर आप बता दें कि ये मैं FR1 के पैसे चुका रहा हूं, तो पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। जो आपने बताया है, जैसे आपने बताया वैसे एलोकेट हो जाएगी। अगर पेमेंट करने वाला कह रहा है पेमेंट किस चीज की है, मैं उन 2-3 रसीदों में से कौन सी रसीद की पेमेंट कर रहा हूं, तो वो उस रसीद को जाएगी। आपके केस में रसीदें आपको ना समझ आए तो सब्जेक्ट के आपके 2-3 सब्जेक्ट में आप पैसे देते हुए कहें ये फलाना सब्जेक्ट की फीस है, तो वो उसको एलोकेट होगी। अगर आप ना बताएं, अगर आप इंडिकेट ना करें, क्रेडिटर हैज द ऑप्शन टू अप्लाई द पेमेंट टू एनी लॉफुल डेट ड्यू फ्रॉम डेटर। फिर क्रेडिटर की मर्जी के उस पैसे को जैसे मर्जी करे, वो दोनों में आधा आधा कर दे, वो पहले बिलों में डाल दे, या वो इवन उससे भी पीछे का आपका जो पुराना आप पैसे लेके भागे हुए थे उसको लगा दे। इवन इफ इट इज अ टाइम बार डेट, आप टाइम बार डेट को भी एलोकेट कर सकते हैं जो कि कब का खत्म भी हो चुका है। चूंकि पैसे देने वाले ने नहीं बताया कि ये पैसे किस चीज के हैं, तो पैसे लेने वाला अपनी मर्जी से उसको एलोकेट कर देगा। बात समझ आई? बट ही कैन नॉट अप्लाई टू अ डिस्प्यूटेड डेट। ये उस जगह नहीं लगा सकता जहां डिस्प्यूट है, लीगल केस चल रहा है, तो जो लीगल केस है उसमें तो अदालत जब कहेगी तो मामला होगा, तो जो डिस्प्यूटेड हो वहां नहीं लग सकता, लेकिन जो टाइम बार्ड हो चुका हो, पुराना हो गया हो, उसको भी दिया जा सकता है। और उसके अलावा उसकी मर्जी है जिसने पेमेंट रिसीव की है कि वो किस जगह लोकेट करे। नीदर पार्टी मेक्स एन एप्रोप्रिएशन, ना आपने कुछ बताया ना कॉलेज ने कुछ बताया, कुछ तय नहीं हुआ। पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। टाइम की तरतीब से, जो पहले था वो पहले होगा, जो बाद वाला वो बाद में होगा। वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड, चाहे वो टाइम बार्ड है या नहीं है। इसका मतलब है कि पहले का मतलब है वो सबसे पीछे वाला, वो पहले 15,000 उसको जाएंगे, फिर 3,000 उससे आगे जो बीलो वाला था उसको चले जाएंगे। इफ डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, आपने एक ही दिन एक ही लम्हे में दोनों सब्जेक्ट में इकट्ठे एडमिशन लिया था, अब दोनों डेट्स टाइम के रैंक में बराबर हो गए, अब क्या होगा, दोनों में बराबर डिवाइड। पेमेंट बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईट प्रोपोर्शनेटली, कि उसमें उतनी प्रोपोर्शनेट। मेरी एग्जांपल में दोनों सब्जेक्ट्स के वो सेम थी फीस। अगर फीस कम ज्यादा होती तो फिर प्रोपोर्शनेट होती, जिसकी ज्यादा फीस उसको ज्यादा एलोकेशन होती, जिसकी कम फीस उसको कम एलोकेशन। अगर प्रिंसिपल और मार्कअप दोनों ड्यू हैं तो फिर मार्कअप पहले पे होगा और प्रिंसिपल बाद में पे होगा। तो कॉमन से रूल है। हमने जो बात पढ़ी, हमने टेंडर पढ़ा। टेंडर का मतलब है टेम्पटेड परफॉर्मेंस। एक बंदा दूसरे से कहता है कि मैं परफॉर्मेंस देना चाहता हूं, लेकिन वो सही टाइम पे सही जगह पे बगैर किसी कंडीशन के कहेगा। दूसरे बंदे के पास राइट है कि वो पहले कंफर्म कर ले कि ये विलिंग है, अवेलेबल है, कर सकेगा। उसके पास, दूसरे के पास ये राइट भी है कि वो चेक कर ले कि इसके जो गुड्स हैं क्या वो उसी क्वालिटी के हैं जो तय हुए थे। अगर ये सारी चीजें आपस में एग्रीड हैं तो जो एक बंदे ने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहलाएगी। अगर दूसरे ने रोक दिया
तो ये बंदा आजाद हो जाएगा और ये अदालत जाके कहेगा कि मैं परफॉर्म करना चाहता था, करने नहीं दिया गया, तो मुझे कंपनसेशन का क्लेम करना है, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ। तो परफॉर्मेंस दिए बगैर इसके हिस्से की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, वो हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़े एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के रूल, कि पेमेंट देने वाला अगर पेमेंट देते हुए बता दे कि ये कौन सी पेमेंट है और उसके कई डेट्स हों, तो जिस डेट का इसने बताया उसको एलोकेट होगी, और अगर इसने नहीं बताया तो जो पेमेंट ले रहा है क्रेडिटर, जो जिसने इससे वो मतलब उधार वापस लेना था, वो डिसाइड करेगा कि वो किधर लगा रहे हैं, इवन वो किसी पुराने डेट को भी लगा सकता है। और अगर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं तय किया तो टाइम की तरतीब, जो पिछला डेट है वो पहले पे होगा, जो बाद वाला डेट है वो बाद में पे होगा। अगर सेम डेट टाइम के डेट्स हैं तो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, परसेंटेज, जो बड़ा डेट है उसको बड़ी अमाउंट चली जाएगी, जो छोटा डेट है उसको छोटी अमाउंट चली जाएगी। और अगर प्रिंसिपल और मार्कअप आएंगे तो पहले मार्कअप पे होगा, बाद में प्रिंसिपल पे होगा। तो बड़ी मजेदार किस्म के प्रिंसिपल्स हैं। ऑनलाइन में एक दो सवाल हैं। सर, ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस इफ लार्ज ऑडियंस इज प्रेजेंट विदाउट एनी पेनल्टी, सिर्फ रेमुनरेशन ही वापस होगी? जी, अगर किसी भी जगह पे हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं दी तो जितना असल में नुकसान हुआ उतना क्लेम हो सकता है। तो अगर उस दिन वो गाना गाने वाला फर्ज करें आया ही नहीं और उसकी वजह से लोगों ने ज्यादा माइंड ही नहीं किया, टाइम ही इतना नहीं बचा था और उन्होंने खुद ही कह दिया जी वो वाले भाई साहब अब कल आएंगे क्योंकि आज टाइम नहीं बचा, तो फिर तो नुकसान नहीं हुआ। याद है रूल क्या था? कि नुकसान हुआ है तो होगा, और ऐसे में नुकसान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि स्टेज पे जाके जान के कहें लो जी वो शाहकार जिनका इंतजार था वो बस अभी पर्दे से आने वाले हैं, और अगर ना आए तो आपको सारे टिकट वापस। पता है कि वो नहीं आया, तो जबरदस्ती फिर आपने लॉस बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। ये वाली बातें हमने चैप्टर 9 में पढ़ी। चैप्टर तो कहना मुनासिब नहीं है, चैप्टर 9 में हमने वाली बात करी। सर, अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करे लेकिन उसके पार्टनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना माने, जी जॉइंट प्रोमिसर के केस में आपने कलेक्टिवली चीजें लेके चलनी होती है। अगर एक पार्टनर अपने बाकी पार्टनर्स की रजामंदी के बगैर कर रहा है तो वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास। ये जो प्रिंसिपल और एजेंट वाली अथॉरिटी है ना, यही पार्टनर्स में भी होती है। हर पार्टनर अपने बकाया पार्टनर्स का क्या होता है? एजेंट। तो ये बकाया पार्टनर्स की इजाजत के बगैर वो पार्टनर परफॉर्म नहीं कर सकता। सब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वाली लाइन दोबारा समझा दें। हमने कहा कि अगर आपने एक जगह पे, मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने ₹1,00,000 इंटरेस्ट प्रिंसिपल देना है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के वर्ड्स तो आप लोगों को क्लियर है ना, क्यूएम में आप लोग पढ़ के आते हैं। तो अगर एक बंदे ने असल रकम ₹1,00,000 देनी है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 10,000 देना है, और मैंने एग्जांपल दी थी कि 20,000 की अगर टोटल पेमेंट वो करता है तो हम पहले इंटरेस्ट खत्म करेंगे, फिर जो बच गया उसको प्रिंसिपल में से माइनस करेंगे। किताब अगर मुझे दिखाएं तो मैं आपको पेजेस बता सकूं। हमने कोई 1.25 सफा या 1.5 सफा पढ़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 सफा हमने पढ़ा। 1.5, खुदा का खौफ करें, ये कौन सा पूरा सफा है? अस्तगफिरुल्लाह। हेडिंग और उसके दरमियान भी लाइन स्पेसिंग है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें इस पेज पे टोटल। ये आप पूरे भरे हुए पेज में ना एक दफा लाइनें गिनिएगा, फिर सोचिएगा कि 8 लाइनों को हमने पूरा पेज कह दिया। इसको तो आधा पेज कहने से पहले भी आपको तौबा करनी चाहिए। बुक छोटी बनाई है, ये असल कसूर है। असल में आईकेएफ की किताब में बड़ा बड़ा लगता है। क्यों? एक लाइन लिखी होती है, फिर नीचे उन्होंने एग्जांपल पेस्ट कर दी होती है बड़े से डब्बे में, फिर अगली लाइन लिखते हैं, फिर एक बड़े से डब्बे में एग्जांपल। मेरी भी एग्जांपल मौजूद है, कहाँ है? अब किताब आपके पास आ गई है, देख रहे हैं इसके एंड पे 28 लिखा हुआ है। तो किताब में आगे 103 या 102 पेज नंबर पे, पेज नंबर 102 से एग्जांपल शुरू होती हैं। तो जो नंबर पीछे लिखा नजर आपको आया 28 नंबर, आपने 28 नंबर एग्जांपल पे जाना है। तो 28 नंबर एग्जांपल वो उस चीज की एग्जांपल दे रही होगी जिसके ऊपर 28 नंबर लिखा हुआ है। इससे फायदा ये हुआ कि आपको याद करते हुए पता हो कि इतना है, और अगर एक्स्ट्रा समझना हो, क्लास की एग्जांपल भूल जाए तो आप एंड पे जाके एग्जांपल पढ़ लें, लेकिन वो एग्जांपल आपकी किताब के बीच में आपको तंग ना करे। तो किताब इसलिए भी छोटी है। तो ये 2 पेजेस मैंने आपको बता दिए, दोबारा बता दो एक्सप्रेसली आप। जी, कुछ एग्जांपल्स आईकेएफ वाली हैं, कुछ उनकी एग्जांपल्स गलत थी उनको ठीक की है, कुछ अपनी एग्जांपल्स दी हैं। आईकेएफ की सारी एग्जांपल्स भी अभी ठीक नहीं है, अब मैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। पेज 32 और पेज 33 आधा करना है, नीचे वाला आधा आप अभी मत पढ़ के आइए, ठीक है जी? तो पेज 32 और पेज नंबर 33 ये आप लोग पढ़ के आ सकते हैं जी।
ठीक ठीक है। देखिए, अगर आप पेमेंट दे रहे हैं तो आप बताएं, या आप नहीं बता रहे तो फिर उनकी मर्जी। बस फिर तो आपको गुमराह किया जा रहा है जी।